अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 27 अक्टूबर जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर भारतीय गासिबाना तसल्लुत के 77 साल। भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ आज मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। प्रोग्राम में सबसे पहले एक नज़र डालेंगे इस तारीख की तारीख पर। भारतीय जुल्म बर्बरियत की तारीख पे हमने नज़र डाली। अब ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता चलूँ। इस वक्त आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं फरहत अली मीर, तज्जियाकार हैं, और कराची में जमील अहमद खान, साबिक सिफारतकार, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 1947 के बाद से अब तक कश्मीर का पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप जो है वो किस हद तक बिगड़ चुका है? जी, पॉलिटिकल लैंडस्केप तो इस हद तक बिगड़ चुका है कि इंडिया ने बतदरीज मुख्तलिफ इनएक्टमेंट, मुख्तलिफ कवानीन को चेंज करके उसके मुताबिक वहाँ उसकी स्पेशल कवानीन ला के वहाँ लोगों के जुल्म तादी, जबर सितम की जो दास्तान गर्म करना शुरू की, उसमें यके बाद दीगरे अपने कवानीन में तब्दीली करके, जिसे ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं, उसके तहत अपने तसल्लुत को मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करते रहे। और यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिटराइज अगर जोन है कोई तो वो है ऑक्युपाइड कश्मीर। वहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर या आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा वहाँ फौजें हैं और साथ साथ सबसे ज़्यादा वहाँ काले कवानीन हैं। तो उस लिहाज से पॉलिटिकल हैयत उसकी इस तरह बदल गई, और जिसका कि आखिरी जो सबसे बड़ी ज़रब लगी उस पर वो लग गई 5 अगस्त 2019 को, जब उन्होंने, आपने जिसका इंट्रो में आपके इसमें जिक्र आया प्रोग्राम में, कि उसमें जब उन्होंने हैयत चेंज की, कौन सी हैयत चेंज की? कश्मीरियों की, जिसकी की गारंटी राजा हरी सिंह ने दिया था। इवन वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जिसको पाकिस्तान कहता है, तो उसको अंडर ड्यूरेस साइन कराया गया। आखिरी वक्त में राजा हरी सिंह की भी नीयत यही हो रही थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, लेकिन उस वक्त तक फौजें पहुंच चुकी थी। जहाज़ों पर फौजों को लाद कर और श्रीनगर पहुंचाया गया। ये 27 अक्टूबर को 26 को उससे एक रात पहले उससे साइन करा लिया गया, जो पहली एक कुमक पहुंची थी इंडिया के उसके बाद राजा हरी सिंह से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जिसका कि आपने जिक्र किया। उसके बाद से ये पॉलिटिकल हैयत तो इस तरह तब्दील हुई कि जब आप कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस वहाँ चला आ रहा था प्रिंसली स्टेट होने की हैसियत से, और जिसकी गारंटी उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में दी गई है, जिसका डिपॉजिटरी यूनाइटेड नेशंस है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के बेसिस पर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लेके आया, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें हक़ खुल्द-ए-इरादियत की बात की गई, जिसमें कश्मीरियों की जो एक इंडिपेंडेंट हैसियत है एक कौम की, उसको और एक कम्युनिटी की, उसको बरकरार रखने की गारंटी दी गई। उस पॉलिटिकल पूरे एक लैंडस्केप को तब्दील कर दिया गया जब आर्टिकल 370 और 35A इंडिया का एब्रोगेट किया गया। और उसके बाद तो फिर आप देखें कि अब जब इलेक्शन भी हुए तो जिस अंदाज में हुए, और उसके बाद जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हुई, जिस तरह मैंने जिन लॉस का जिक्र किया, डोमिसाइल लॉ चेंज हुआ, और अब कोई भी 3 साल रहे और उसको वोट का भी हक है, जायदाद भी खरीद सकता है। कश्मीरों की जायदाद तो कभी भी नहीं कोई खरीद सकता। मैं जरा आऊंगा डिटेल में, मैं आगे अगले पोर्शन में जरा आऊंगा डिटेल में। मीर साहब, ये बताइएगा, 77 साल पौन सदी होती है और एक तारीख है पूरी जुल्म सितम की, जबर इस्तेदाद की। आज इस मौके पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी, उनका अज़्म, उनका हौसला क्या है, किस नहज पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में भी और उसके बाद मेरे पेशरो जो तज्जिया निगार थे उन्होंने भी बड़ी डिटेल से इस सारे जो कज़िया है इसकी बैकग्राउंड पस मंज़र आपको बता दिया है नाज़रीन को और सामीन को। देखें, आज़ादी हिंद का जो फार्मूला था उसकी वायलेशन खुद महाराजा ने भी की। तो आपने फरमाया कि उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान से किया, लेकिन साथ ही
इंडिया को भी ऑफर किया गया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और इंडिया ने उस वक्त इनकार कर दिया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को मानने पे और एग्रीमेंट करने पे। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान पहले दिन से ही, जिस तरह उसने हैदराबाद और जूनागढ़ को जो कब्जा किया, उस सारे ऐलान आज़ादी के जो फार्मूला था उसकी वायलेशन की। तो एक तो ये इसका तारीखी पस मंज़र, दूसरा जो आपने ये पूछा कि कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद का जो उसका हौसला है वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। उन्होंने लाखों कुर्बानियाँ देने के बावजूद, हर किस्म की कुर्बानी जो पॉसिबल बनती थी वो उनको देने के बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। आर पार जितने भी कश्मीरी और पूरी दुनिया में कश्मीरी है, वो आज 22 अक्टूबर को जो हिंदुस्तान ने अपनी छापों के ज़रिए श्रीनगर पे कब्ज़ा किया, तो उसको कंडेम करते हैं। हम ये समझते हैं कि अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन कभी भी रायशुमारी का जो प्लेबसाइट होना है यूएन के अम्ब्रेला के नीचे, उसका नामल बदल नहीं है। तो उनके हौसले बुलंद हैं, कश्मीरी पुरअज़्म हैं कि वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी के तवसत से इस अपनी आज़ादी को हासिल करके रहेंगे, अपने हक़ खुदारादियत जो उनका बुनियादी हक़ है उसको ज़रूर हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील, भारत ने ये एब्रिगेशन आर्टिकल 370 जो है, इसकी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जनाब हम जो वादी है उसको मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं, और फिर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी की इसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर। तो दुनिया ने किस तरह से देखा इस भारतीय इक़दाम को, और वहाँ पर मतलब वहाँ की तो मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। नहीं, लेकिन पहली बात तो ये है कि ये जवाब ही गलत है ना, इसलिए कि जो इंटरनेशनल कानून है उसमें बिल्कुल क्लियर ही दिया हुआ है कि जो एक्यूपाइड टेरिटरी जिसमें एक्यूपायर मौजूद है वो उस टेरिटरी की कोई नोक पलक को सीधा करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो मईशत के बहाने से अगर उसकी हैयत को और उसकी नोयत को तब्दील करने की कोशिश की जाए तो वो जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की बिल्कुल सरासर खिलाफ वर्जी है। उसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी नोयत को तब्दील कर रहे हैं, उस पूरे टेरिटरी को, उस पूरे इलाके को। और जब आप उसको तब्दील कर रहे हैं, साथ साथ जिस तरह डेमोग्राफी चेंज की गई, बाहर से लोगों को बसाया गया वादी में ताकि उनकी डेमोग्राफी चेंज होए, तो उसको वो वार क्राइम तक बात पहुंच जाती है, जिसका कि आर्टिकल 20 लगता है वार क्राइम के जो स्टैच्यूज है उसका। तो दुनिया को तो कानून का ये जो लीगल डिप्लोमेसी है उसके तहत मुसलसल बावर कराते रहना चाहिए। इंडिया का ये मौक़िफ़ के हमने ये आर्टिकल टेम्परेरी लगाया था, इसको टेम्परेरी तौर पर हमने लगाया था, टेम्परेरी तौर पर उठा लिया। जिस तरीके से उठाया, अगर इस बात को दरअसल ये बारीक बीनी वाली चीज़ें हैं, वो एक आम पब्लिक को जो कि पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत जलसोए जुलूस आज भी पूरी दुनिया में यौम सियाह मनाया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाजी करता है कि लोग उस पर 77 सालों से एक मॉर्निंग एक ख़ास तौर पर एहतजाज करते आ रहे हैं। और अगर उसको आप इंटरनेशनल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो वो आ जाती है लीगल डिप्लोमेसी, जिसको हासिल करने के लिए, लीगल डिप्लोमेसी के अहदाफ हासिल करने के लिए ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है। तो पहले मैं थोड़ी सी लीगल डिप्लोमेसी का दे दूं, और फिर ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ कहाँ दुनिया अक़वाम की कमजोरी रह गई और कहाँ कहाँ पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता था। मैं समझता हूँ लेकिन सर इसी डिप्लोमेसी के अंदर जो इस्लामिक ब्लॉक है उसको, उसकी कारकर्दगी और उसकी जो इस मामले को किस तरह से देख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ अरब ममालिक जो हैं वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह भी की है उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो उनका नुक्ता नज़र क्या है, वो किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शेख अब्दुल मतीन जो कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्टूडियो से सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जानना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कश्मीर की जो जुदागाना एक हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इस चीज़ का एक आम कश्मीरी की ज़िंदगी पर, वहाँ के हालात पर, वहाँ की मईशत पर, वहाँ की गवर्नेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है मतीन साहब? देखिए जी, ये जो 35A और 370 आर्टिकल को ख़त्म किया, हिंदुस्तान का दावा ये था कि यहाँ दूध और शहद की नदियाँ बह जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल वहाँ पे ग्राउंड पे है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जो सूरत हाल है यानी वो मज़ीद क्रिटिकल हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत ने अपने फ़ौजियों को कम नहीं किया, बल्कि भारत ने अपने फ़ौजी जो है वहाँ पे बढ़ाए हैं, ब्लैक लॉज को बढ़ाया है। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो गई है। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो स्टेटहुड है जिसको इन्होंने ख़त्म किया है, असल में जो कश्मीरियों की ये जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं ये किसी इलेक्शन या सिलेक्शन के लिए नहीं है, या ये किसी स्टेटहुड के लिए नहीं है, ये असल में हक़ खुद इरादत के लिए है, ये असल में आज़ादी के लिए है। लेकिन ये स्टेटहुड और ये 35A आर्टिकल को ख़त्म करने की वजह से क्या है, क्योंकि जो भारत के मज़मूम अज़ाइम थे और जिन्होंने अब वो अमलाया है वो वहाँ पे यानी क्या है वो डेमोग्राफिक चेंजेस करना, और इसलिए हम देखते हैं हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गैर रियासती बाशिंदों को वहाँ डोमिसाइल दिया गया है। तो हम समझते हैं 5 अगस्त के इक़दाम से जो है हालात जो है मज़ीद ख़राब हो गए, और ख़ासकर ये जो कठपुतली लोग थे जो भारत के समझते थे कि शायद भारत हमारे लिए बेहतर है, उनके पास जो कुछ इख्तियारात थे रियासती असम्बली में उनको भी अब ख़त्म किया गया। हालांकि ये जो भी इलेक्शन या सिलेक्शन हुए हैं अब उनके पास म्युनिसिपलिटी के यानी ये जो इख्तियारात हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जब तक हम असल एड्रेस को यानी असल इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, वो क्या है, वो है कश्मीर का कन्फ्लिक्ट। यानी हम भी चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो। जी 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 ठीक। जी मीर साहब, अब बात ये है कि 370 और 35A की एब्रोगेशन का अक़वाम आलम ने क्यों उसका नोटिस उस तरह से नहीं लिया? ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन जो है उसने इसको क्यों टेकअप नहीं किया? क्या देख रहे हैं, क्यों इसके ऊपर इतने एक खामोश तमाशाई बनी रही दुनिया, और अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई है, क्यों? जी, जहाँ तक 370 और हिंदुस्तान के आइन की जिसमें स्पेशल स्टेटस था रियासत जम्मू कश्मीर को, और 35A के तहत रियासत के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस और बाकी जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की पाबंदी थी कि बाहर से वो नहीं आके ख़रीद सकते, उसको लिफ्ट करना या उसको एब्रोगेट करना, मैं समझता हूँ कि उससे शायद मसला कश्मीर की इंटरनेशनल जो उसकी हैसियत है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि हिंदुस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा के साथ हरी सिंह के साथ किया था उसकी वायलेशन भी की हुई थी 370 के तहत, और उसके बाद ये है कि उसकी एब्रोगेशन भी उसने उस एग्रीमेंट के और इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की उसकी वायलेशन के अंदर उसने और इसके बहुत ज़्यादा लॉज जो हैं वो वहाँ पे एक्सटेंड कर दिए थे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत मकबूजा कश्मीर के अंदर, और अपने हिंदुस्तान के आइन की ऑलमोस्ट 3/4 आर्टिकल्स को वो एक्सटेंड कर दिया हुआ था। तो इन सारी बातों से, और इसी तरह जो फौज की मिलिट्राइज हाईली मिलिट्राइज जोन बनाए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, इससे ये अपनी जगह नोटिसेबल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसकी जुरिस्डिक्शन और उसकी जो है वो उसकी इंटरवेंशन करनी चाहिए इन मामलात के ऊपर, लेकिन वो नहीं की है। तो इसी तरह 370 और 35 के ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई उसकी हैसियत जो कश्मीर का मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रूरत इस अमर की है कि यूनाइटेड नेशंस और सलामती कौंसिल और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका ज़मीर जागे, वो इन चीज़ों को देखे। और वो सर यही तो हम बात कर रहे हैं, यही आलमी ज़मीर की तो हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर जमील,
जो कनेक्ट कीजिएगा, जो लास्ट में बात कर रहा था आपसे कि यहाँ पर OIC के हवाले से, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के हवाले से, अरब ममालिक के हवाले से, फिर वो डिस्प्यूटेड जगह पे उस रीजन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे अरब ममालिक के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको ये नज़र नहीं आ रहा। बेसिकली डिप्लोमेसी है, कंसिस्टेंसी का नाम, और डिप्लोमेसी में मल्टी प्रॉन्ग और मल्टी लेयर्ड अप्रोच होती है। तो जब ये सारे सिलसिले अरब ममालिक से तावन, इस मामले में तावन तो क्या, ये बाइंडिंग है कि जो एक्यूपाइड टेरिटरीज हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर, उसकी पहली बात तो बात हो रही थी कि हैसियत को और उसकी जो हैयत है उसको तब्दील नहीं किया जाता है। उस पर सहर आमेज गुफ्तगू हो चुकी। अगर तब्दील किया जाता है तो वहाँ चाहे वो OIC हो या खासतौर पे तो UN का एक बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग मसला है, तो UNO की बात आ जाती है। अब UNO को जगाने के लिए, ज़मीर जागने की बात हो रही थी ना, ज़मीर जगाना दुनिया में लोग यौम सियाह 77 सालों से मना रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में मना रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ कम्युनिटी में मना रहे हैं। ये पब्लिक डिप्लोमेसी के ज़ुमरे में आता है, और जो तरीक़ा कार है पब्लिक डिप्लोमेसी के प्रेशर को एक चैनलाइज करके यूनाइटेड नेशंस के किसी फ्रेमवर्क में लाने का, वो है जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली का बाइंडिंग नहीं होता है, रेजोल्यूशन पहले भी पास हो चुके हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बाइंडिंग है, जैसे कि इस सिलसिले में तकरीबन 7-8 के करीब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस बाइंडिंग है, लेकिन वो रेजोल्यूशंस जितने भी पास हुए हैं वो चैप्टर 5 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के चैप्टर 5 के तहत हुए हैं। जब तक कि अगर कोई मुल्क नहीं मानता है, वायोलेट करता रहता है इंटरनेशनल कानून को, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी रेजोल्यूशन है वो इंटरनेशनल कानून बन जाता है, तो वो क्योंकि नहीं मान रहा, उस पर इम्प्लीमेंट इंडिया नहीं कर रहा है, अमेरिका की उसको पुष्ट पनाही जियो पोलिटिकल उस लिहाज से है, इम्पोर्टेंस के लिहाज से, कश्मीर के लिहाज से, वो जाहिर है कि वहाँ पे इंटरेस्ट जो इंटरनेशनल मफादात हैं वो आड़े आते हैं ना सर। इंडिया अगर कहें 1 अरब 25-30 करोड़ की पॉपुलेशन है तो वो एक मार्केट को की तरह से लेती है दुनिया उसको। जी मतीन साहब, बात यह है कि इस तमाम मामले के ऊपर जो शीर वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इसके ऊपर भी पूरी जो सो कॉल्ड हमारी तहजीब याफ्ता दुनिया है ये बिल्कुल खामोश है। हम तो इस वक्त हमास की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम गज़ा की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो है वो फ़लस्तीन की बात की जा रही है, लेकिन कश्मीर की तो पूरी 77 साल की जो तारीख़ है वो भी और ये भी, इन दोनों मामलात के ऊपर आलमी ज़मीर, ह्यूमन राइट्स जो एसोसिएशन और ये जमहूरियत के और ये इंसानी इक़दार के चैम्पियन है, ये सब क्यों खामोश हैं? ये सारा ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया जा चुका है, आप चेक कर लें। हम कहेंगे अनफॉर्चुनेटली हर लिहाज से है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली है क्योंकि कश्मीर का जो मसला है ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। सलामती कौंसिल की 18 करारदादें पास हुई है, और कश्मीर के लिए, कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो 2 मुफस्सिल रिपोर्टें आई है, यानी 2018 जून में, फिर 2019 में, उसमें यही कहा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो होना क्या चाहिए, ये रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट होनी चाहिए। होना यही चाहिए था, जो उसूल बनाए गए थे, जो पैरिटी की बात की जा रही है, उसी तरह उनको हिंदुस्तान को रोकना चाहिए था या मुदाखलत करनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं, ये जो जियो पोलिटिकल और जियो इकनॉमिकल जो है यानी आड़े आ जाते हैं इंटरेस्ट्स, तो इसलिए हम कश्मीरी किसी वक्त ये भी सोचने पे मजबूर होते हैं, क्या हम ह्यूमन्स है, क्या हमारे रगों में भी वही खून दौड़ता है जो पूरी इंसानियत में है। तो इसलिए ये जो दोहरा मयार है, नहीं, ये तो बिल्कुल बात की जा रही है डिप्लोमेसी के हवाले से। ऐसे में पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि हम सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत कश्मीरियों की जारी रखेंगे, उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। और कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके हवाले से देखा जाए तो उनकी आवाज़ ही हम हैं, हम पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं। मोहब्बत का ये आलम है कि वो अपने शोहदा भी हमारे सब सिलाली परचम के अंदर उनकी तदफीन करते हैं। तो पाकिस्तान का
ذمہ داری کتنی عائد ہوتی ہے پاکستان کے اوپر سفارتی لحاظ سے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ ایک چھوٹے سے بریک کی کال، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر جمیل صاحب، بات کریں گے کہ پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری کے حوالے سے، ڈپلومیسی کے حوالے سے ہم صحیح ٹریک پر ہیں یا اور بہت کچھ کیا جانا چاہیے؟ جی ہاں، یقیناً بہت زیادہ کرنے کی ابھی گنجائش ہے ہماری ایفرٹس میں، ابھی اور زیادہ جتنا کریں گے اتنی بہتری ہے، لیکن ہمیں ایک چیز بھی باور کرنا چاہیے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ جو ملک جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی سفارتکاری بھی اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں ہمیں اس کی کہ کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ جو ابھی چند لمحے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہیومن رائٹ کمیشن کی رپورٹ جو کہ کمشنر نے خود پیش کی 18 اور 19 میں، اور جب 19 میں وہ رپورٹ پیش کی تو اس کے آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے، اور یہ پریس کے سامنے تھی۔ اور وہ رپورٹ کیا ہے؟ وہ وہی رپورٹ ہے، تقریباً اس میں بہت ساری چیزیں، مواد ہیں جو کہ مماثلت رکھتے ہیں ہماری 131 صفحوں کی ڈوسیئر جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں دیا ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہمیں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت، لیگل ڈپلومیسی کے تحت جنرل اسمبلی اور سیکورٹی کونسل میں اس کی قراردادیں لے کے آنی چاہیے۔ ہمیں علم ہے کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں وہ ویٹو ہو جائے گا، لیکن کم از کم ایک تسلسل قائم رہے گا پریشر کا۔ چائنا اور رشیا اس کا ساتھ دے دے گا، باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کنٹری، امریکہ خاص طور پر، اس کو ویٹو کر دے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں اس کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہمیں لابنگ کرنی چاہیے 5 ممبر پرماننٹ ممبر کنٹری سے، تاکہ ان کو یہی باتیں، کیونکہ وہ بھی ان کے اپنے قوانین میں، ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہیومن رائٹ کی بہت زیادہ پاسداری کی جاتی ہے، اور جب ہیومن رائٹ وائلیشن کی اتنی بڑی بڑی ضخیم قسم کی رپورٹیں موجود ہیں تو ان کی توجہ دلانی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان کا یہ نامکمل ایجنڈا ہے، جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا اس وقت تک یہ نامکمل رہے گا۔ پاکستان یقیناً جتنے بھی پاکستانی ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کا یہ سب سے کلیدی نقطہ ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرانا۔ لہٰذا ہمیں 2649 کے تحت کشمیر کے مسئلے کو، جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 2649 کے تحت دامے درہمے سخنے، جیسا میں نے ذکر کیا تھا، اس کے تحت ہمیں یقیناً جدوجہد کرنی چاہیے۔ فرحت علی میر صاحب، کیا تقاضا ہے اس وقت پاکستان کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے، ہماری ڈپلومیسی کے حوالے سے کیا تقاضا ہے اس وقت؟ جی بالکل، یہ تو ابھی جمیل صاحب نے جو بات فرمائی ہے، ایک تو پبلک ڈپلومیسی تو ہم یہ دن اور اس کے علاوہ 5 اگست 2019 کے بعد اگریسولی ہم منا رہے ہیں، لیکن یہ جتنی بھی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں ان میں پاکستان ایز اے فریق ہے اس کا، تو لہٰذا یہ پبلک ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو اگریسو ڈپلومیسی کے اندر جتنی انسیڈنٹس آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں، 5 اگست 2019 کو انہوں نے یہ اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی، اسٹیٹ ہوڈ ختم کرنے کی، اور باقی جو اس کا انٹرنیشنل جو پوسچر تھا اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے، اس مسئلہ کی حیثیت کو۔ سر آپ یہ بتائیے، میر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر سے بیٹھ کر آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ہماری جو ہم کشمیر کمیٹی وغیرہ ہماری یہاں بنتی ہیں اور بہت ساری ان کے اوپر سیاست ہوتی ہے، ان کی فعالیت کہیں متحرک یہ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ جو ابھی 18 اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادیں ہوئی ہیں، دیکھیں اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی تھی اور دنیا کو انہوں نے اس بات کو باور کروایا تھا کہ انڈیا اس خطہ میں جو ہے وہ انٹرونشن کر رہا ہے اور وہ اس کو زبردستی لوگوں کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد گریجولی ہم اس معاملے میں ذرا کمزوری ہمارے ہاں اندر آئے گی، اور یقیناً ملک کے حالات کے پیش نظر بھی ہوگا، لیکن ملکی حالات کے پیش نظر یا ملکی پریشانیوں کی یا دشواریاں اپنی جگہ، لیکن یہ جتنا بھی اس وقت ہوا ہے، انڈیا نے جو یونیلیٹرل جتنے بھی ایکشنز کی ہیں ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر
جورسڈکشن لینے کی ضرورت ہے، اور وہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے وہ رپورٹس تو پیش دیکھی ہیں، لیکن ان کی یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ یہ پینڈنگ ریزولوشنز جو ہے یا یہ ڈسپیوٹ جو ہے یا ریزولوشنز کی اوپر امپلیمنٹیشن کا معاملہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں براہ راست بھی پیش کر سکتا ہے. اور ہمارے ابھی یہ سلامتی کونسل کی پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ روٹیشن میں پاکستان کے پاس آ رہی ہے، تو میرے خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہمیں اس کے لیے جو پیش بندی کرنی چاہیے اور ڈپلومیسی کے ذریعے ایک پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ پاکستان کو پرائر اس کے اوپر اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے. جی عبد المتین صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان حالات کو؟ ایک کنسسٹنٹ پالیسی، ایک وائبرنٹ پالیسی کتنی ضروری ہے، اور ہماری اس کمزور پالیسی کا دشمن نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ متین صاحب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں گا دشمن نے تو فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں 77 سال ہوئے ہیں کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ اس مسئلے کا فریق ہے، یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. یعنی پاکستان کے قائد اعظم نے فرمایا اٹ از اے جگلر وین فار پاکستان کشمیر، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مضبوط پاکستان جو ہے وہ ضمانت ہے ہماری آزادی کا. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیری یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ تکمیل پاکستان کی اصل میں جنگ ہے، جس طرح انہوں نے بھی فرمایا انفنشڈ ایجنڈا ہے. اس لیے ہماری جو اصل میں جہاں تک عوام کا تعلق ہے، پاکستان کے عوام کے تعلق، ان کی دل کی دھڑکنیں ہمارے ساتھ دھڑکتی ہے. جہاں تک بھی حکومت پاکستان کا تعلق ہے، آج ہے یا اس سے پہلے ہے، جب بھی وہ کشمیر کی بات کرتے تو ہمارے ہاتھ بھی دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. وہ ہے بھارت، جو پنتیرے بدلنے میں دیر نہیں لگاتا اور جو اصل سٹب بورن سٹینڈ رکھا ہوا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے پرسسٹنسز کے ساتھ اپنی پالیسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، پرو ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. دیر سویر لگتا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں منزل کی طرف دیکھنی چاہیے، ہمیں کشمیریوں کی قربانی کی طرف دیکھنا چاہیے. اور جو آپ نے خود بھی فرمایا ہے، یہ جو دوطرفہ یعنی محبت ہے، یعنی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان جو ہے یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ لازم ملزوم ہے. اس لیے آج بھی آپ دیکھتے ہیں یہ جو پاکستان میں آج ہم یہ یوم سیاہ مناتے ہیں، سیز فائر لائن کے دونوں طرف، یہاں دنیا میں جہاں پہ بھی ایمبیسیز ہے، پاکستانی بھی اس میں برابر کے شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور پاکستان جو ہے ہماری دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکتی ہے. انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن ہم نا امید نہیں ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کے ساتھ مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. فرحت علی میر آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ عبد المتین سینئر حریت رہنما اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جمیل خان سابق سفارتکار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جاتے جاتے صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت، اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.